देखो बैठे बैठे अजीब लगता है थोड़ा, है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है केवल मुंडी मुंडी है, बाकी शरीर गायब है। इतना बोर्ड कितना खाली खाली एरिया मिला, ऐसा लग रहा है थार का मरुस्थल है पूरा, सब पूरा खाली खाली है ना, रेगिस्तान लग रहा है राजस्थान वाला सब पूरा। लेकिन चलो कोई नहीं, प्रॉब्लम है तो बैठे बैठे पढ़ा सकते हैं ना, खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तुमको भूमिका समझा देते हैं, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर भूमिका समझाएंगे, ऐसे करेंगे, है ना। तो हम लोग पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं, और पॉलिटी की क्लास में हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे, है ना। बहुत डिटेल में हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, इसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। केवल अनुसूचियाँ ही नहीं, उसके आसपास का भी सारा मैटर हमको समझ में आना चाहिए। पॉलिटी पढ़ने का मतलब ये है ना। पॉलिटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुमको सारी चीज़ें रट जाएँ, रटने से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। इसलिए हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं यहाँ पे, है ना। तो अनुसूचियाँ हमने देखी, तो इन अनुसूचियों में लगभग हमने 8 अनुसूचियाँ कर ही ली हैं। आज कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 9 है। देखो खड़े होकर यहाँ लिख देंगे, फिर बैठ जाएंगे, ये सही सिस्टम है। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 9। अच्छा, तुमको पता है हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी जब संविधान बन के तैयार हुआ था? नया नया संविधान था, जो सबसे पहले संविधान सभा ने हमको बना करके दिया था, जिसको हम मूल संविधान कहते हैं। उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 ही थी। 9वीं कहाँ से आ गई फिर? ये बाद में आई होगी, कहीं से संशोधन हुआ होगा, है ना। डायरेक्ट आ गई, पहले से तो होगी नहीं, तो पहले से पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी। ये बाद वाली है, मतलब नई नई है ना। लेकिन इतनी नई भी नहीं है, जितनी पुरानी वाली नई है उतनी ही नई है, और जितनी पुरानी वाली पुरानी है उतनी ही पुरानी है। क्योंकि ये सबसे पहले, जब सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ, उसी में इसको जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ना पड़ा? अच्छा, जब हम संविधान बना रहे थे तो जितनी भी हमने क्रांति की थी, आंदोलन किया था, अंग्रेजों को भगाया, उस सबके पीछे केवल एक ही कारण था कि हमको अपने लोगों के लिए लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य समझते हो? जिसमें सारी सुविधाएं लोगों के हिसाब से हों, जनता के लिए सारी सुविधाएं हों, वही लोक कल्याणकारी राज्य होता है नहीं होता है? तो जनता के लिए हमको करना था। लेकिन जब हमने संविधान अपना लागू किया, 1951 में चुनाव हो गए, फिर उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बन गए, है ना। प्रधानमंत्री नई नई योजनाएं लाने लगे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने पहले, बहुत सारी सुविधाएं लाने लगे, धीरे धीरे लोगों के लिए काम करने लगे। तो उन्होंने देखा एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है कि जमींदारी बहुत बड़े लेवल पे है। राजा का पद तो खत्म कर दिया, और बड़े बड़े जमींदार हैं, जैसे तुमने इतिहास में पढ़ा कि सामंत हो जाते थे, राजा से भी बड़े सामंत हो जाते थे, उनके पास बहुत जमीन हो जाती थी। वैसे ही राजा को तो खत्म कर दिया गया, पर जमींदार भी इतने हैं बड़े बड़े जिनके पास जमीन बहुत ज़्यादा है। जमींदार मतलब जिसके पास जमीन हो, है ना। तो ऐसे ऐसे जमींदार भी थे जिनके पास 20-20 हज़ार एकड़ जमीन थी। 20,000 एकड़ समझते हो? पूरा का पूरा राज्य साम्राज्य उनका है अकेले का, है ना। इतनी जमीन उनके पास होती थी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जमींदार भी थे। तो ऐसा देखा गया, जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देखा कि योजनाएं जो भी ला रहे हैं उनको ग्राउंड लेवल पे जब ले जाएंगे, तो उन्होंने देखा ग्राउंड लेवल पे कि कुछ ही % लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी जमीन है। अगर देखा जाए मोटा माटी, तो 5% लोगों के पास 90% जमीन है, और बाकी 95% लोगों के पास बची हुई 10% जमीन। समझ रहे हो कि कुछ ही % लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नाम मात्र की भी नहीं है, उगाने खाने भर का भी ज़मीन उनके पास नहीं है। तो ऐसे में हमने देखा कि यार, ऐसे में जो जनता के लिए कैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है? कि जनता के पास, जब उनके पास संसाधन ही नहीं होंगे, ज़मीन ही नहीं होगी, तो ऐसे हमको स्वतंत्र राज्य बनाने से या ऐसा संविधान लिख देने से क्या मतलब है? बहुत सारी हमारे यहाँ कुरीतियाँ थी, बहुत सारी कुरीतियों का हमने अंत भी किया। जैसे पहले छुआछूत हुआ करता था, हमने संविधान बनाया तो उसी में पहले ही लिख दिया 1917 में कि छुआछूत का अंत कर देंगे। फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऊंच नीच का अंतर है हमारे यहाँ, कि वो कुछ लोग अपने आप को ऊंच समझते हैं, कुछ नीच समझते हैं, तो हमने उपाधियों का अंत भी कर दिया 1918 में। लेकिन एक चीज़ है जो ज़मीन वाली, ये मैटर अभी भी एक गैप बना के रखी थी कि जो ऊंचा है बहुत ऊंचा है, जो नीचा है बहुत नीचा है। समझ रहे हो बात को? तो इस गैप को ख़त्म करना था, क्योंकि बराबरी लानी थी हर प्रकार से। अब ये गैप कैसे ख़त्म किया जाए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अधिनियम लाया जिसका नाम था भूमि सुधार अधिनियम। क्या था? भूमि सुधार। यहाँ लिख दें, भूमि सुधार अधिनियम, है ना। ये लाए 1951 में। कब लाए? 1951, मतलब जिस साल उनकी सरकार बनी उसी साल ये अधिनियम ले आए। अच्छा, इस अधिनियम में क्या था? भूमि से सुधार करने संबंधित बहुत सारी बातें थी। इसमें कहा गया कि 40 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसी भी जमींदार के पास नहीं रहेगी। मतलब तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 एकड़ ही ज़मीन रख सकते हो। 40 एकड़ भी बहुत होती है ना। अब सोचो, 40 एकड़ की लिमिट बना दी तो जिसके पास 20,000 एकड़ है उसकी तो गई, उसका तो साम्राज्य लुट गया, बर्बाद हो गया। वो नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि उसकी भैया 19,960 एकड़ चली गई, बचा ही क्या उसके पास, है ना।
इतने सारे में से इतना बचा है। सोचो एक बोरी गेहूं था, उसके पास एक गेहूं बचा है, इतना सारा चला गया। तो ऐसा सिस्टम हो गया। मतलब 40 एकड़ की लिमिट बना दीजिए। मतलब समझो, केवल समझने की बात है ना। क्या बनाएगा कि 40 एकड़ प्लस अगर किसी की ज़मीन होगी तो क्या कर ली जाएगी, ज़मीन जब्त कर ली जाएगी, है ना। ठीक है, ये आदि बा बना है, समझ लेना, जब्त, है ना। तो 40 एकड़ से अगर अधिक ज़मीन तुम्हारे पास है तो क्या कर ली जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी। ये सिस्टम बनाया गया। अब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, ऐसा जमींदार, क्या वो विरोध नहीं करेंगे इसका? बिल्कुल करेंगे, है ना, विरोध करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, है ना। तो एक आदमी थे जिनका नाम था शंकरी प्रसाद। क्या नाम था? शंकरी प्रसाद। ये भाई साहब पहुंच गए, इन्होंने केस कर दिया भारत संघ के खिलाफ। किसके खिलाफ? मतलब केंद्र सरकार, भारत संघ मतलब क्या? केंद्र सरकार, है ना। 1951 में ही, जिस साल ये आया था अधिनियम, उसी साल इन्होंने केस कर दिया। इनका नाम था शंकरी प्रसाद। इन्होंने भारत संघ के खिलाफ केस कर दिया। यार बैठ के नहीं, ठीक, खड़े खड़े, ठीक है। बार बार उठो, बार बार बैठो, थोड़ा कष्ट सहेंगे। ये पैर लगाएंगे ही नहीं ज़मीन में, ऐसे रखेंगे। अब देखो क्या सिस्टम है। शंकरी प्रसाद जो थे भाई साहब, इन्होंने केस कर दिया। कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमारी ज़मीन कैसे तुम छीन सकते हो, पूरी ज़मीन क्या हमारी ऐसे छीन लोगे। इन्होंने एक रेफरेंस दिया, कहा कि ये बताओ कि जो संपत्ति है, ज़मीन क्या है, ज़मीन संपत्ति है ना। ये धरती क्या है, धरती हमारी माँ है ना। तो लॉजिकली सोचो क्या संपत्ति है ना। संपत्ति क्या है, तो ये हमारी संपत्ति है। ज़मीन क्या है, ऐसा लिखा जाता है, जैसा भी लिखा जाता है तो लिख लेना, है ना। कहा कि ये हमारी क्या है, संपत्ति है। और संपत्ति मूल अधिकार में आता है। संपत्ति किस में आता है, मूल अधिकार है। संपत्ति क्या है, अभी नहीं है मूल अधिकार, पर उस समय 1951 में संपत्ति मूल अधिकार हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट को बताया, कहा कि देखो अनुच्छेद 19 पता है तुमको? सुप्रीम कोर्ट से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ पता है अनुच्छेद 19। कहा कि अनुच्छेद 19 में एक सब क्लॉज 1 है। कहा हाँ पता है। कहा सब क्लॉज 1 में एक खंड है जिसका नाम है एफ, हिंदी वाले चा कहते हैं। कहा कि हाँ पता है। कहा उसमें देखो ध्यान से पढ़ो तो तुमको वहाँ पे लिखा मिलेगा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। कहा कि हाँ लिखा तो है। पेज पलटा सुप्रीम कोर्ट ने, देखो नया नया मैटर भी कहाँ याद हो जाएगा। पेज पलटा, कहा कि हाँ यार लिखा तो है, सही बात तो है। तो कहा ये बताओ क्या कोई सरकार ऐसा कानून बना सकती है जो मूल अधिकारों का हनन करे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, गलत बात, ऐसे कैसे, मूल अधिकारों के हनन वाला कोई कानून सरकार नहीं बना सकती। तो ये कानून अधिनियम कानून ही तो है। कहा कि ये कानून नहीं रहेगा। इसको क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया, या असंवैधानिक घोषित कर दिया, या भी जो भी कह लो तुम, है ना। क्या कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, ये वाला कानून खारिज कर दिया। अच्छा क्या इतनी जल्दी ये मान जाएंगे कि खारिज तो हो गया है, पर ये माने नहीं। अब देखो सरकारों के पास देखो बहुत ऑप्शन। अब तुम इस वाले लॉजिक से एक चीज़ समझोगे जो हम ये तुमको पढ़ाएंगे अनुसूची 9, इसमें तुम लोग लास्ट में मुझे बताना कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सरकार के पास जिसको संसद कहते हैं, संसद के पास ज़्यादा पावर है, या सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी देखना इन दोनों के बीच में कैसे क्लैश होगा। एक बनाएगा कानून, दूसरा हटाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, फिर हटाएगा, फिर वो बनाएगा, फिर हटाएगा, यही सिस्टम होगा, बहुत लंबा मैटर चलेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, कहा कि देखो इसमें 3 चीज़ें लिखी गई हैं। अनुच्छेद जो तुम देख रहे हो ये अनुच्छेद 19 के 1F में ये असंवैधानिक है, क्योंकि इसका जो शंकरी प्रसाद था ना, इसने एक लॉजिक दिया था, इसने दिया था एक रेफरेंस अनुच्छेद 13 का। अनुच्छेद 13 का रेफरेंस दिया। अनुच्छेद 13 किसी को याद है? अभी पढ़ाया नहीं है इसमें, तो पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अनुच्छेद 13 पता है किसी को? क्या बताया गया है? संपत्ति के बारे में अनुच्छेद 13 में बताया गया है? नहीं, मतलब तुक्का लगा रहे कि संपत्ति का मैटर चल रहा है तो इसी से रिलेटेड होगा, कुछ था। देखो इसमें कई बातें कही गई थी, 3 बातें कही गई थी। अनुच्छेद 13 में देखो 3 सब क्लॉज हैं इसके, तुम्हारी बात सही है। अनुच्छेद 13 में 3 सब क्लॉज हैं, है ना। एक देखोगे अनुच्छेद 13 का खंड 1, खंड 2 और अनुच्छेद 13 का खंड 3, है ना। 3 सब क्लॉज हैं। इसमें क्या गया, पहले में कहा गया है कि संविधान बनने से पूर्व कोई ऐसा कानून लागू नहीं रहेगा जो मूल अधिकारों का हनन करे, है ना। कि संविधान से पूर्व क्या हो जाए, संविधान से पूर्व, ये समझ बात समझ। संविधान से पूर्व मतलब जब संविधान तो बना है हमारा 1949 में, उससे पहले के कुछ कानून हैं जो बाद में भी लागू रहे हैं, पर ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं रहेगा जो क्या करे, जो मूल अधिकारों का हनन करे। क्या करे, मूल अधिकारों का हनन करे, ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं रहेगा। तो ये वाला बात समझा दी गई, शंकरी प्रसाद ने समझाया।
कहा कि देखो सबसे पहली बात संपत्ति हमारा मूल अधिकार है, और इसमें लिखा गया है कि कोई भी पहले का बना कानून ऐसा लागू नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ये पहले का कहा है, तो संविधान बनने के बाद लागू हुआ है 1951 में। तो कहा अच्छा बस इतना ही पढ़ोगे, अगले वाले में भी तो लिखा है, कहा कि संविधान बनने के क्या है, संविधान के बाद, संविधान बनने के बाद का भी कोई मूल अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्या करे, ऐसा भी कोई कानून नहीं होना चाहिए जो मूल अधिकारों का हनन करे। दो बातें हैं, चाहे पहले का कोई कानून ऐसा हो जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो भी लागू नहीं होगा, और चाहे संविधान बनने के बाद में कोई कानून ऐसा बने जो मूल अधिकारों का हनन करे तो वो लागू नहीं रहेगा। कहा ये वाला फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, कहा तो फिट बैठता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया कि 19(1)(f) में जो कानून लिखा गया है उसके तहत संपत्ति मूल अधिकार में आती है, और इसके तहत ये वाला अधिनियम जो है इसको खारिज किया जाता है। अच्छा तो कोई बता सकता है ये 3 में क्या है, 13 के 3 में नहीं बता सकते, सन्नाटा एकदम से आ गया। इसमें बताया गया कानून क्या है ना, हाँ विधि का अर्थ बताया गया कि कानून होता क्या है ना, यही बताया गया। बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि राष्ट्रपति कोई बात कह देता है या निर्णय आता है, सब सारी चीज़ें जो है राष्ट्रपति कह देता है कानून है ना, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें बताई गई इसमें, वो वहाँ पे पढ़ेंगे जब अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। तो शंकरी प्रसाद ने केस किया और ये केस खारिज हो गया कि नहीं हो गया। अब सरकार भड़क गई, सरकार का भैया निर्णय हटा दिया, सरकार तो योजना लानी चाहती, सरकार तो कह रही थी, नेहरू बाबा चिल्लाने लगे कि यार हम तो जनता के लिए भले के लिए काम कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट को बिठाया किस लिए गया है, इसको खारिज किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। का सुप्रीम कोर्ट को बिठाया ही इसलिए गया है कि जनता का भला करे, और हम तो जनता के भले के लिए कर रहे थे। क्या किसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि लोग आधे लोगों के पास ज़मीन ही ना, आधे से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, और कुछ % लोग हैं जिनके पास सारी ज़मीन है। किस प्रकार से हम कौन सी योजना बनाएंगे जिनको हम सुविधाएं दे सकेंगे। जो अभी जिनके पास सारी ज़मीन, आधे से ज़्यादा ज़मीन लेकर के बैठे हैं, वो तो राजा के जैसा बिहेव करेंगे, उनके पास तो सारी पावर आ जाएगी। तो कैसे किस प्रकार से हम कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कोई मतलब नहीं, जो मुझे दिखेगा सामने से उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब भैया भड़क गए, इन्होंने क्या किया, अगली बार फिर से संविधान संशोधन कर दिया। कब किया, 25वां संविधान संशोधन। एक तो हो गया, अभी किया नहीं है, 25वां बाद में आएगा। अभी इन्होंने संविधान संशोधन कोई किया नहीं था, अभी केवल कानून लेकर के आए थे। अब ये करेंगे कि अच्छा तो इसी कानून के तहत, इसी संविधान के तहत तो कह रहे बातें कि संविधान के 13 में ये लिखा, 19 में ये लिखा है ना। सारी जड़ तो ये फंस रही है कि 19 में लिखा है कि ये मूल अधिकार है, हम ऐसा कर दें कि ये मूल अधिकार ही ना रहे। फिर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उसी के हिसाब से सुनाएगी कोई भी निर्णय, संविधान के हिसाब से, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें इससे मतलब नहीं, भावनाएं तुम्हारी क्या हैं, हमें जो हमारे संविधान में लिखा जो कानून है हम कानून के हिसाब से रहेंगे। इसलिए पट्टी बांध लेता है कि हमको कोई फीलिंग से किसी की कोई मतलब नहीं है, जो हमारे पास सबूत होंगे हम सबूत के आधार पर ही निर्णय सुनाएंगे। नेहरू जी ने कहा ठीक है सुनाना तुम। नेहरू जी तो शांत रहे। नेहरू के बाद में अगली सरकार जब बनी तो नेहरू जी ने क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन किया। क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन कर दिया। नेहरू जी इतना नहीं किए हैं, अभी इनकी बिटियाँ आएंगी वो मतलब खेला कर देंगी सुप्रीम कोर्ट के साथ। अभी देखना 1951 में ही देखो, सारे ये खेल 51 के ही हैं। 51 में भूमि सुधार कानून आया, 51 में ही शंकरी प्रसाद केस हो गया, उसी ने भूमि सुधार कानून को उसी केस के तहत खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी 51 में ही नेहरू ने लिया पहला संविधान संशोधन। ठीक है, इस वाले संविधान संशोधन में क्या किया, सबसे पहले इसमें किया संपत्ति जो है इसको मूल अधिकारों से हटा दिया। संपत्ति क्या कर दिया, संपत्ति मूल अधिकार नहीं है। अब जब संपत्ति मूल अधिकार है नहीं तो कोई समस्या होएगी। अब तो कोई समस्या है नहीं, अब तो कर सकते हैं ना, कानून ला सकते हैं भूमि सुधार वाला। कहा कि हाँ अब तो ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। कहा कि अभी नहीं, अभी रुको, पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कोई, जितना भी हो पूरी अपनी तरफ से पूरी मजबूती रखेंगे हम, तुमको पॉइंट नहीं देगा। अभी सुप्रीम कोर्ट को देना। अभी क्या किया, अभी अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 31, कौन सा है, अनुच्छेद 31, उसमें क्या किया, एक खंड जोड़ दिया जिसका नाम है अनुच्छेद 31A। अनुच्छेद 31A जोड़ दिया। कहा कि जितने भी लोक कल्याणकारी कानून हैं, क्या होगा, लोक कल्याणकारी कानूनों में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लोक कल्याणकारी जो कानून होंगे उनको खारिज नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, लोक कल्याणकारी कानून खारिज नहीं होंगे।
ये बात कह दी। ये बात समझ में आई? कहा कि हम तो जनता के लिए, भले के लिए कह रहे थे कि भूमि सुधार कानून ले आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुनाता है संविधान के तहत, हम संविधान में लिख दिए हैं कि लोक कल्याणकारी जो भी काम होंगे वो खारिज कानून नहीं किए जाएंगे, जितने भी लोक कल्याणकारी कानून होंगे वो खारिज नहीं किए जाएंगे। कहा कि इतना ही नहीं, सुनो, अभी तो ये है केवल कि कानून नहीं खारिज करोगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर आती कहाँ से है? न्यायिक समीक्षा ना, ये खत्म करो। कहा कि न्यायिक समीक्षा नहीं रहेगा, सिस्टम ही नहीं। अनुच्छेद 31 में ही बी जोड़ा। इसमें क्या कहा? कहा कि अभी तक संविधान में केवल 8 अनुसूचियां हैं, हम एक अनुसूची और जोड़ रहे हैं, अनुसूची 9। क्या किया? कहा कि हम अनुसूची 9 जोड़ रहे हैं, अनुसूची 9 जोड़ दी। और कहा कि ये जो अनुसूची है, अनुसूचियों में क्या है? कानून ही लिखे गए हैं सारे। कहा कि ये जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, इस 9वीं अनुसूची में जो कानून होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। क्या कहा? इसमें जो कानून होंगे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। न्यायिक समीक्षा समझते हो? क्या कहा? कि न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। देखो, न्यायिक समीक्षा समझ लो क्या होता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना कुछ निर्णय सुना सकता है ना। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट खुद से अपना निर्णय सुना सके कि हाँ ये सही है, ये गलत है ना, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको खारिज कर सकता है। जैसे अभी खारिज कर दिया ये वाला कानून खारिज कर दिया। कहा कि अगर यही वाला कानून उठा के हम अनुसूची 9 में रख दें तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हाथ नहीं कर सकती। फिर कहा कि ये एक ऐसा बॉक्स है जो पूरा सेफ है, पासवर्ड लगा के रखा है, उसका पासवर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। बात समझ रहे हो? कि एक ऐसा फोल्डर बना दिया है कि इसका पासवर्ड केवल सरकार के पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास उसका पासवर्ड नहीं होगा। और जब फोल्डर नहीं खुलेगा तो अंदर की फाइल डिलीट होगी? नहीं डिलीट होगी। आओ, पढ़ भी नहीं सकते, खत्म बात है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए। न्यायिक समीक्षा नहीं करना मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाथ बन गए, सुप्रीम कोर्ट की पावर ही खत्म। यहाँ से जो भी सरकार को कुछ भी करना हो सारे कानून उठा के इसमें डालते रहो। और यही हुआ भी। जब भी लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वाले कानून में कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, उठा के अनुसूची 9 में रख दो, गेम खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म। सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट की पावर खत्म। अब सरकारें ज़्यादा उस पर दबाव बनाने लगी, क्योंकि क्या होगा ऐसे में सरकारों के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास उतनी पावर नहीं रहेगी। क्योंकि ये अनुसूची 9 क्या कहती है कि इस अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं सुना सकता। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो 2 अनुच्छेद जुड़े पहले संविधान संशोधन से। कौन कौन से? अनुच्छेद 31A, इसको अनुच्छेद 31 का कह सकते हो। दूसरा जोड़ा अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31A क्या कहता है? लोक कल्याणकारी कानूनों को खारिज नहीं किया जा सकता। लोक कल्याणकारी कानून बनाया था हमने कि जनता को हम ये सब देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दी। तो इसे अगली बार से लोक कल्याणकारी जितने भी कानून होंगे उन पे सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता उनको। दूसरी बात जोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा उंगली करती है। एक ऐसा हम बना देंगे बॉक्स जिसमें जो भी कानून डाल देंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट उंगली नहीं कर सकती, प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड लगा है उस पर। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? इतना छापो फिर आगे हो जाते हैं। इसमें बहुत सारा गेम है इसमें। अच्छा, जैसे ही ये वाला निर्णय सुनाया गया, ये संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन 1991 में, 1951 में, है ना। तो 1951 में जैसे ही पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसमें लिख दिया गया कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया, वैसे ही एक केस आ गया 1967 में। 1967 में एक व्यक्ति को याद आया, उसका नाम था गोलकनाथ। क्या नाम था? गोलकनाथ। अच्छा, ये जितने भी नाम यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े ज़मीन के मालिक हैं, ये है ना, छोटी मोटी चीज़ें नहीं। इसमें बहुत हैं जो पंडा हैं, पंडा समझते हो, मठाधीश, ये मठ की बहुत सारी ज़मीन है। वैसे बहुत सारे हैं जो जमींदार हैं, जितने नाम लिखेंगे, शंकरी प्रसाद वगैरह, ये इतने हितैषी नहीं है तुम्हारे, ये अपनी अपनी ज़मीन बचाने चक्कर में आए हैं, है ना। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक केस हुआ, पंजाब राज्य के खिलाफ एक केस कर दिया गया, मतलब पंजाब की हाई कोर्ट में केस हुआ उसी हिसाब से ना। पहले हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, अब ये पंजाब राज्य में। इसमें क्या हुआ, ये 1967 में हुआ। इसने याद दिलाया कि मूल अधिकारों में से एक अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। अच्छा, ये बताओ क्या मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? उसमें से कोई अधिकार हटाएंगे तो कम हो जाएंगे ना मूल अधिकार। इसी हिसाब से कोई आएगा जो मूल अधिकारों में से अनुच्छेद 21 हटा देगा, कहेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता खत्म, आज से हम जिसकी चाहेंगे उसकी जान ले लेंगे। भैया बात आ जाएगी ना। सब जब संविधान बना था तब यही तो सीधे सीधे कहा गया था
कि सब कुछ कर सकते हैं, मूल अधिकारों में मूल अधिकार और बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। कैसे कर दिया? तो इसमें बताया गया कि मूल अधिकार तो तुम्हारे भैया सीमित हो गए नहीं हो गए। अब समझ में आ गया कि मूल अधिकार सीमित हो गए मतलब खेला हो गया। तो इस वाले केस का निर्णय सुनाया गया कि मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। वहां से गेम होने लगेगा। अभी देखना इसमें क्या केस सुनाया गया कि मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले वाले में तो सीमित कर दिया गया ना, मूल अधिकार एक कम कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। ये बात आई किस केस में आई? ये बात याद रखना, ये ऐसे ही देंगे, ये सेंटेंस देंगे कि मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। ये किस केस में कहा गया था? पेट में नहीं पूछेगा, ये पक्का है। ये लेकिन पीसीएस नहीं भैया, छोटे एग्जाम में भी आने लगा है। अभी एसआई में सारे केस ही आए थे, एसआई में सारे केस, पूरा केस पे ही पूरा था पेपर। तो केस याद कर लेना, केस आएंगे ऐसे ही कंटेंट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। एसआई के लिए केस जरूर याद रखना, और जो लोग लेखपाल के लिए हैं वो योजनाएं याद कर लो। बहुत सारी योजनाएं पूछी जाएंगी, क्योंकि पिछला अभी वाला एग्जाम जो हुआ है उसमें योजनाएं पूछी गई हैं। बहुत सारी योजनाएं, लड़के सारा कुछ तैयार करके ले गए थे, योजनाएं नहीं तैयार की थी, और योजनाओं से ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो समझ लो योजनाएं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, याद कर लो। कम से कम मोदी जी की योजना तो याद ही कर लो, 2014 से अब तक कितनी चलाई हैं, उतनी तो कम से कम होनी चाहिए, है ना? नहीं पुरानी तो इतनी कम से कम कर ही सकते हो। तो इसमें सुनाया गया केस क्या है कि मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बता दिया गया इसमें कि आगे से अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो मूल अधिकारों को सीमित करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे से क्या करेगी? आगे से सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को खारिज कर सकती है। तो ऐसे कानूनों को खारिज कर सकती है जो मूल अधिकारों को सीमित करते हों। क्या करते हों? सीमित करते हों, ऐसे कानूनों को खारिज कर सकती है। कौन खारिज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अपने पे नहीं लिया पंजाब हाई कोर्ट ने, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है ना? क्योंकि हाई कोर्ट करता तो केवल पंजाब राज्य तक ही वो कानून लागू होते। इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीधे करेगा। सारी जिम्मेदारी अब्बू जान को दे दी, कहा कि अब्बू जान देखेंगे, हम नहीं चक्कर में पड़ रहे। अब्बू जान क्या करेंगे? आगे से ऐसा कोई कानून बनेगा जो मूल अधिकारों को सीमित करेगा, अब्बू जान खारिज कर देंगे। नहीं रहेगा आगे से ऐसा कोई कानून, तो आगे कोई मूल अधिकारों में छेड़ नहीं होनी चाहिए। फिर हमारी आ गई जिज्जी, 1967 चल रहा है, अभी जिज्जी आ जाएंगे, है ना? और जिज्जी जो है वो फिर नहीं सुनती किसी की। जिज्जी जानते कौन हमारी? हाँ, हमारी जिज्जी है इंदिरा गांधी, है ना? इंदिरा गांधी देखो, बाकियों का गेम हो तो समझ में आता है, जिज्जी के पास आती, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट खत्म, संसद खत्म, कानून खत्म, सब खत्म, जिज्जी केवल अकेले। तो इन्होंने कर दिया 25वां संविधान संशोधन। कौन सा? 25वां संविधान संशोधन। ये किया 1971 में। वो उसका मामला है 67 के बाद 71। जैसे ही जिज्जी आई, जिज्जी ने कहा ना भैया, ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम हमको हमारे ऊपर लगाम लगा दो। ये तो हमारे ऊपर लगाम हो गई ना कि मूल अधिकारों को सीमित करने वाले कानून तुम खारिज कर दोगे, ऐसे कैसे कर दोगे? करने नहीं देंगे। आओ 1971 में जिज्जी आ गई। जिज्जी ने क्या कहा? कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारा गेम नहीं चलेगा। कहा कि देखो, हमारे अब्बू जान जो थे उन्होंने एक योजना लाई थी, भूमि सुधार अधिनियम। तो कहा वो लोक कल्याणकारी कानून था और ऐसे कानूनों को होना चाहिए। तो उन्होंने एक संविधान संशोधन कर दिया, कहा कि भूमि सुधार संबंधी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकती। सीधी सीधी बात। पहले एक एक पॉइंट पे आता है। जिज्जी बहुत होशियार थी, जिज्जी को पार्टी अपना वो अलग बात है, लेकिन जिज्जी जो थी बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी नहीं, औरत, है ना? जिज्जी देखो, जिज्जी के बहुत सारे कार्यों का परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं। आज जो हमारे रूस के साथ संबंध अच्छे हैं उसका कारण जिज्जी हैं। जिज्जी मतलब हमारी इंदिरा गांधी है ना, वो जिज्जी का मैटर है। तो जिज्जी ने बहुत सारे इंटरनेशनल अफेयर्स में, जितना हम लोग आज मोदी जी कह रहे हैं ना कि हमने देश को सशक्त किया है, बता उन्होंने, चबा मोदी जी रहे हैं, ये बात है। वो बात अलग है कि नेहरू जी ने इतना ज़्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के इतना कानून अपने अच्छे, इतने सख्त नियम नहीं रहे। जिज्जी का ही कारण है कि हमारे आसपास पड़ोस वाले थोड़ा डरते हैं, नहीं तो चीन वगैरह होते तो अगर नेहरू जैसे हालात होते तब तक 2-3-4 बार चीन हमला कर चुका होता है ना? वो जिज्जी हैं जो आसपास ट्रायल दिखा चुकी हैं। एक बार उधर पाकिस्तान में दिखा दिया, एक इधर अफगानिस्तान बांग्लादेश साइड में आई थी तो इधर भी दिखा दिया पाकिस्तान को। और जिज्जी ने रिकॉर्ड बनाया है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं।
हाँ, जिज्जी का रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड बुक में लिखा गया है ना। दुनिया की सबसे बड़ी सेना को हराया जिज्जी ने अकेले। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने अपने सामने सरेंडर कराया है। समझ रहे हो बात को? तो जिज्जी को हल्के में कभी न लेना। तो सोचो 93,000 आदमियों को अकेले सरेंडर करा सकते हैं, और सरेंडर कराया कैसे, समझ दो। देखो वैसे हम कहते हैं महिलाओं में थोड़ा होता है, लेकिन जिज्जी का स्पेशल केस था, है ना। जिज्जी ने क्या किया, 5,000 पैरा ट्रूप छुड़वाए थे आसमान। पैरा ट्रूप समझते हो? आसमान से सैनिक छुड़वाए, है ना, जहाज़ों से, और उनमें सैनिक भी नहीं थे। 5,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 सैनिक होंगे, बाकी 4,000 पुतले ही थे, है ना। तो भौकाल बना दिया। 5,000 से 93,000 को सरेंडर कराया है। तो जिज्जी को हल्के में लेंगे नहीं। और रूस के साथ संबंध जितने हमारे अच्छे हुए सब जिज्जी का परिणाम है वो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, 25, हाँ 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 हाँ, वो केस जिज्जी, मतलब जिज्जी नेक्स्ट लेवल है, जिज्जी की बात नहीं है वहाँ पे। तो जिज्जी ने क्या किया, देखो जिज्जी ने एक और जोड़ दिया। अभी क्या था, कहते सारा गेम तो 13 से बिगड़ रहा है ना, हम 13 में ही करेंगे छेड़छाड़। उन्होंने क्या किया, कहा कि 13 में कानून है कि कानूनों के साथ ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर इनको अलग ले जाएं, इनको क्या करें। 31 ए और बी हमारे अबू जान लगा के गए थे। ए में क्या कहा था, ए में क्या कहा, हाँ, लोक कल्याणकारी कानूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वही खारिज किया था। जिज्जी ने क्या किया, 31 सी जोड़ दिया। कहा कि भूमि सुधार संबंधित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकती। क्या कर सकती, भूमि सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकती। क्योंकि जिज्जी के साथ समस्या आ रही थी। देखो जिज्जी का अपना अलग गेम था कि जिज्जी का उनके सामने समस्या आ रही थी, ये काम करवा रही थी, उसके लिए इनको ज़मीन नहीं मिल रही थी, है ना। इसे समझ लो, भूमि संबंधी कानून अगर तुम्हारा मूल अधिकार होता, और मान लो जिज्जी ट्रेन की लाइन बिछवा रही हैं और रास्ते में तुम्हारा खेत आ जाए, तो जिज्जी कैसे करेंगे, वहाँ से निकलेंगी। तुम तो कह रहे हो ये बीच में मेरा खेत है, जिज्जी वहाँ से बिछा के लाई 1,000 किलोमीटर से लाइन, रास्ते में तुम्हारा खेत आ गया, जिज्जी कह रहे हैं खेत हमको दे दो, है ना, हम आगे ट्रेन बनवा ले, इसके पैसे ले लेना। अब तुम कह रहे हो नहीं, ये हमारे अब्बू जान हमको दे करके गए थे, अब्बू जान के अब्बू जान को दे करके गए थे, उनके भी अब्बू जान उनके अब्बू जान को दे करके गए थे, तो ये सारा हमारे पुरखों से चला आ रहा है, तो ये हमारे क्या है, धरती हमारी माँ है, नहीं दे सकते, है ना। और जिज्जी भड़क गए कि यार इतनी दूर से बिछा के लेके आए हैं, अब कहाँ लेके जाएँ। तो किसान क्या कहते थे, ऐसे करो साइड से निकाल लो, ऐसे है, मैं खेत के साइड भाई थोड़ी थोड़ी जगह दे देंगे, मेड़ से निकाल लो ऐसे साइड से, है ना। तो तुम सोचो भाई, किसान है, किसान को उतना क्या, किसान को ये पता है कि कौन सा बीज ज़्यादा उगेगा, कहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सी फसल किस समय उगेगी, किसान को इतना क्या। जिज्जी कह रही है यार 5 से अगर हम ट्रेन मोड़ देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन की, अब बस थोड़ी ना होगी जहाँ से चाहो वहाँ टर्न ले लो, ये थोड़ी ना हो सकता। ट्रेन के लिए तो सीधी पटरी होनी चाहिए, थोड़ा भी टर्न दे देंगे ट्रेन पलट जाएगी, तो ये मैटर हो गया। तो जिज्जी ने क्या किया, 31C में भूमि सुधार संबंधी कानून कर दिया। कहा कि अब हम जो भूमि सुधार करेंगे, मतलब अगर सरकार को चाहिए होगी ज़मीन एक्वायर करनी है तो सरकार ले लेगी ज़मीन, उसके बदले मुआवजा देगी, बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सरकार के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अभी मूल अधिकारों में नहीं आता है संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगी, अब यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगी। जिज्जी मतलब नेक्स्ट लेवल है, जिज्जी का ब्रांड अलग है। तो जिज्जी ने कर दिया 25वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या किया, 31C को जोड़ा। क्या जोड़ा, 31C को जोड़ा, ठीक है ना। फिर अच्छा, जैसे ये जोड़ दिया यार, ये यार मेरा जैसे ये जोड़ दिया, तो अभी केस होगा, जितने देखो जितने संविधान संशोधन होंगे उसके बाद में कोई ना कोई बंदा आएगा उठ के चिल्लाने के लिए, है ना, कहेगा हाय हमारे साथ खेला हो गया, है ना। तो अभी एक आदमी आएंगे जिनका नाम है केशवानंद भारती। क्या नाम है, केशवानंद भारती। इन्होंने कर दिया केरल राज्य में, ये केरल राज्य में इन्होंने केस कर दिया। ये पहला वाला पंजाब राज्य में था, है ना, गोलकनाथ। ये केशवानंद भारती, यार ये पैर मेरा, ये केशवानंद भारती वाला जो मैटर है, इसमें क्या किया, ये केरल राज्य में कर दिया। ये क्या थे, ये मठाधीश थे, मठों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। मठ समझते हो, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, जैसे मठ होते हैं, है ना। तो ये वहाँ के पुजारी थे, तो इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, तो उसी ज़मीन के चक्कर में इनकी भी ज़मीन जा रही थी। केरल राज्य में भी वहाँ कानून आ गया, वहाँ भी सारा चलने लगा, तो वहाँ पे भी भूमि सुधार हो रहा था। तो ये चिल्लाने लगे भैया हमारी ज़मीन चली जाएगी, हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे चली जाएगी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया 1973 में, ठीक है। 1973 में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास, कहा कि साहब हमारी ज़मीन जा रही है ना, और अभी अभी आपने क्या कहा है कि भूमि सुधार संबंधी कानूनों को खारिज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है इसका? मतलब तो यही है कि आपकी पावर ख़त्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा ऐसा है, हमारी पावर ख़त्म कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये केस जो है अभी तक के सबसे बड़े केसों में सबसे बड़ा केस है ये केशवानंद भारती केस। इस वाले केस में 13 जजों ने निर्णय सुनाया था। 13 जजों की पीठ थी इसमें, एक दो आदमी बैठ के निर्णय नहीं सुनाएगा, 13 जज लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में, है ना। 13 जजों की पीठ है ये, सबसे बड़ा केस। आज तक इतने जज किसी केस में नहीं बैठे हैं, है ना। तो पूरा मतलब एक टीम बना ली जाती है और जजों का भी निर्णय देखा जाता है कि उसमें बहुमत किसका है, मतलब ज़्यादा जज किस साइड में है, जिस पक्ष में ज़्यादा जज वो मतलब सुनाएंगे निर्णय उसी पक्ष में जाएगा। तो इसमें 6-5 के रेशियो से आया था, नहीं 6-5 नहीं, कितना मतलब 7-6 का रेशियो आया था। 7-6 मतलब एक ही जज अगर इधर उधर हो जाता, निर्णय उल्टा हो जाता, समझ रहे, बहुत क्रिटिकल था। छोटी मोटी चीज़ें नहीं है यार, ये मूल अधिकार मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मूल अधिकारों का मैटर है। तो मूल अधिकारों में ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस है 1973 में, इसमें 13 जज थे और इसमें निर्णय सुनाया गया 24 अप्रैल 1973 को। क्या कहा गया कि कोई भी संशोधन होगा, कोई भी संविधान संशोधन, तो संशोधन मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्या कहा गया कि देखो 24 अप्रैल 1973 में निर्णय सुनाया। क्या सुनाया कि संशोधन कोई भी करना है तुमको, करो, क्या करो, कोई भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन संशोधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हमारी वहाँ जिज्जी थी, जिज्जी क्या इतनी जल्दी मान जाएंगे? जिज्जी खेला करते रहेंगे, जिज्जी मतलब नेक्स्ट लेवल ब्रांड है वो। तो जिज्जी ने क्या किया, कहा कि अच्छा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि संशोधन हम कर सकते हैं संविधान में जो भी करना चाहें, पर ये संशोधन मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जिज्जी का माथा ठनक गया, यार ये मूल ढांचा क्या सिस्टम है, जिज्जी को समझ में नहीं आया था। लेकिन जिज्जी तो थी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर होती नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जा करके किसी बात की कुछ मांग सकते, कुछ जानकारी ले सके, है ना। वहाँ से पूछताछ करने की या उनसे कोई भी निर्णय लेने की, सलाह लेने की पावर केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है ना। सुप्रीम कोर्ट से सवाल केवल राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति तो इनके अंडर में थे ही, है ना, उन्होंने भेजा। तो ये हमारी जिज्जी का नाम लिख देते हैं, तो जिज्जी होगा तो जिज्जी का नाम होना ज़रूरी है। तो जिज्जी कौन थी हमारी? इंदिरा गांधी, है ना। तो जिज्जी ने क्या किया, राष्ट्रपति को बुलाया और राष्ट्रपति से कहा कि जाओ, हम नहीं मांग सकते लेकिन तुम तो मांग सकते सुप्रीम कोर्ट से कोई भी जानकारी। तो कहा राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति खुद कहाँ जाएगा, राजा टाइप का आदमी। राष्ट्रपति के पास एक होता है वकीलों का वकील। वकीलों का वकील कौन होता है? वकीलों का वकील सबसे बड़ा वकील, उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, है ना। ये तो वकीलों का वकील है और ये राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि जाओ सुप्रीम कोर्ट से पूछ के आओ क्या मैटर है, ये मूल ढांचा क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, भाई एजीआई गया, हाथ जोड़ा कि साहब बताओ हमको भी मूल ढांचा क्या होता है, अगली बार कानून बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, है ना, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निकलो यहाँ से बहुत जल्दी, मूल ढांचा केवल हमको पता है क्या होगा, तुम कानून बनाओगे उसके बाद में हम बताएंगे कि मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं, कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ही केवल पता होगा कि मूल ढांचा क्या है, बाकी किसी को नहीं पता, क्योंकि मूल ढांचा कहीं पे लिखा तो है नहीं कि ये मूल ढांचा होना चाहिए, है ना। हमने माना, बाकी उसके बाद जितने केस आए उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मान लिया कि जैसे प्रस्तावना दी गई है, प्रस्तावना में कुछ बातें दी गई हैं जो मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं कि ऐसा होना चाहिए, लोकतंत्र है ना, संविधान में मूल अधिकार है, हमने मान लिया कि ये मूल ढांचे के अंतर्गत आना चाहिए, कि ये नहीं हटना चाहिए। मूल ढांचा मतलब क्या, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए संविधान में। बाकी तुम करना चाहते संशोधन करो आराम से, तुम्हारे पास अनुच्छेद 368 है, करो, पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना हो। पता लगे तुम लोकतंत्र खत्म कर दो, इंदिरा गांधी आ गई थी, इनसे भैया उम्मीद की जा सकती थी, कह दें कि नहीं आज से राजतंत्र होगा और हम राजा, आगे कोई चुनाव नहीं होगा, तो इनसे उम्मीद की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट की हवा खराब हो गई यहाँ पे, कहीं ऐसा ना कर दे कि सुप्रीम कोर्ट खत्म आज से है। तो उन्होंने कह दिया कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब ये एजीआई पूछने गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
कहा कि मूल ढांचा केवल किसको पता है, मूल ढांचा केवल सुप्रीम कोर्ट को पता है। केवल किसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तो ये भैया आ करके बता दिया वापस जिज्जी को कि जिज्जी हमको ये जवाब मिला है कि मूल ढांचा जो होता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट को पता है और किसी को नहीं पता। तो जिज्जी कहने लगी अच्छा हम जब भी कोई कानून बनाएंगे तो हम कैसे ध्यान रखेंगे कि मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे कम से कम बता तो दिए होते कि मूल ढांचा क्या है, अगली बार जब बनाते तो ध्यान रखते कि मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना तुम बनाओ हम बताएंगे। जिज्जी ने कहा अच्छा बोल कहाँ से रहे हो तुम ये इतना सारा, न्यायिक समीक्षा ही तो सारी जितनी अकड़ दिखा रहे हो न्यायिक समीक्षा ही तो है तुम्हारी। ये ऐसा करते तुम्हारी न्यायिक समीक्षा खत्म करते हैं आज से। जिज्जी है भैया, जिज्जी का पूरा गेम अलग है, जिज्जी नेक्स्ट लेवल है। जिज्जी ने कहा तुम्हारे पास इतनी पावर आ कहाँ रही, जो भी कानून हम बना रहे हैं उस पर तुम अब न्यायिक समीक्षा करोगे तब बताओगे मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ है, तो वहाँ वही खत्म करते हैं। आज से हम जो भी कानून बनाएंगे तुम उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, है ना। तो अभी बताएंगे, इतना लिख लो फिर बताएंगे जिज्जी क्या क्या खेला की है। अच्छा जब ये वाला डिसीजन सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट ने तब उसमें बता दिया गया कि भैया मूल ढांचे के साथ में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब जिज्जी तो भड़की पड़ी हैं, जिज्जी तो जल्दी कैसे मान जाएंगी। जिज्जी ने कहा कि अच्छा मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अब ये मूल ढांचे का सिस्टम ही खत्म। जिज्जी ने कहा लाओ 42वां संविधान संशोधन। इतना बड़ा संविधान संशोधन किया जिज्जी ने कि लगभग आधा संविधान है वो अपने एक संविधान संशोधन अपने आप में अगला नया संविधान है। तो छोटा मोटा देश हो तो खाली 42वां संविधान संशोधन दे दें जिज्जी का, उससे चल जाएगा। 60 से भी ज़्यादा प्रावधान एक साथ चेंज कर दिए जिज्जी मतलब ब्रांड जिज्जी के साथ कोई खेला नहीं हो सकता। तो जिज्जी ने किया 42वां संविधान संशोधन, और ये इतना बड़ा संविधान संशोधन है कि इसी को लघु संविधान कहा जाता है। ये 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान संशोधन, इसको क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। इसमें 60 से भी ज़्यादा प्रावधान जिज्जी ने एक साथ चेंज कर दिए। और सबसे पहली बात इसमें क्या चेंज किया, कहा कि तुम कह रहे हो कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हम यही चेंज कर रहे हैं। कहा कि सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास कहाँ से आती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आती है न्यायिक समीक्षा से, और संसद के पास पावर कहाँ से आती है, संविधान संशोधन से। दोनों के पास अपनी अपनी पावर है। वो न्यायिक समीक्षा करता है तो कानून खारिज कर देता है, ये अनुच्छेद 368 का प्रयोग कर करके नया कानून बना देते हैं, यही तो कर रहे हैं। जिज्जी ने कहा कि जो हमारे पास अनुच्छेद 368 है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन, तो उसी में हमने संशोधन कर दिया। जिज्जी ने क्या किया, जिस कानून के तहत, जिस अनुच्छेद के तहत ये संसद में या संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती थी, उसी अनुच्छेद में ही संशोधन कर दिया। मतलब जिज्जी हैं, जिज्जी कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक और जोड़ दिया, कहा अनुच्छेद 368(4), कहा इसके तहत तुम कह रहे थे ना कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें लिख दिया कि पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जो करना हो कर लो, है ना। क्या कहा कि पूरे संविधान में कर सकते हैं संविधान संशोधन, पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब भैया पावर तो इनके पास भी है क्योंकि ये संविधान बना रहे कानून, ये है ना, संविधान में संशोधन कर रहे हैं, मतलब आधा पाधा संविधान बना दिया जिज्जी ने, लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन। तो जिज्जी ने लिख दिया कि हम पूरे के पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे डीपीएसपी हो, कुछ भी हो, हम हर जगह कर सकते हैं संविधान संशोधन। एक बात जोड़ दी जिज्जी ने 368(4) ताकि हम पूरे में करेंगे संविधान संशोधन। लेकिन जिज्जी को पता था कि ये बात लिखे दे रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट यही बात को काटेगा, कहेगा 368(4) खत्म, ये खारिज, यही नहीं रहेगा। तो जिज्जी को पता था कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट इसी पे अटैक करेगा, तो जिज्जी यहीं तक नहीं रुकी। जिज्जी ने क्या किया, कहा कि 368(5) जोड़ो, कहा एक और जोड़ो। इसमें कहा कि जो 368(4) है ना, सबसे पहले इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। क्या होगी, इसी की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। मतलब अगर इसी की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी तो पहली बात तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं हटा सकता। अनुच्छेद 368 का सब क्लॉज 4 अगर इसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकता तो इस बात को खत्म ही नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मतलब ये बात लागू रहेगी, और जब तक ये बात लागू रहेगी तब तक जिज्जी जहाँ चाहे वहाँ संविधान संशोधन कर सकते हैं। चाहे तो मूल अधिकार हटा दें, चाहे तो लोकतंत्र हटा दें, जिज्जी जिज्जी हैं, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के पास गेम हो गया।
सुप्रीम कोर्ट फंस गया, कहा कि ये अलग से बना दिया, जिसमें अलग से लिख दिया कि इस वाले अनुच्छेद में कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, बाकी में करो पूरे में, इसमें नहीं कर सकते, हम पूरे में करेंगे संविधान संशोधन। आओ, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार जब तक जिज्जी रही तब तक जिज्जी से सुप्रीम कोर्ट रहा परेशान, है ना। ये कब हुआ संविधान संशोधन? 1976 में हुआ। कब हुआ सबको पता है? 44वां कब, 42वां कब हुआ है? 1976 में, है ना। लेकिन जिज्जी के साथ हो गया खेल यहाँ पे। जिज्जी रहती तो हो जाता, लेकिन जिज्जी के साथ खेल हो गया। जिज्जी ने 75 में इमरजेंसी लगाया था, है ना, उसी के चक्कर में जिज्जी हार गई। 77 में चुनाव हार गई। इन्हीं के पार्टी के एक नेता थे, कांग्रेस के एक नेता थे, है ना, मोरारजी देसाई, वो हट गए यहाँ से, इनकी पार्टी से अलग हट गए। उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था जनता दल, है ना। और 1977 में जिज्जी चुनाव हार गई। जीता कौन? जनता दल की सरकार बन गई, है ना, इनकी सरकार बन गई। मतलब जिज्जी गई, जिज्जी का खेल खत्म हो गया यहाँ से, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा चैन की सांसें ले रहा है कि जिज्जी गई, हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई याद दिलाए कि भैया तुम्हारी पावर भी तो गई, जिज्जी गई तो क्या संशोधन तो करके गई है ना। तो एक व्यक्ति आया जिसने इनको याद दिलाया। एक व्यक्ति क्या, एक संस्था थी, पूरी मिल थी, है ना, मिल की तरफ से उनकी ज़मीन जा रही थी, मिल के नाम पे बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, है ना, तो उनकी ज़मीन जा रही थी, तो उसका नाम था मिनर्वा मिल। कौन सी थी? मिनर्वा मिल। इसने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, भारत संघ, 1980 में। इसने याद दिलाया, कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ये बताओ कि तुम्हारे पास अगर न्यायिक समीक्षा की पावर नहीं होगी तो तुम किस बात के सुप्रीम कोर्ट? भाई तुम सुप्रीम कोर्ट हो तो इसीलिए कि संविधान का रक्षक कौन है? कहा कि संविधान के रक्षक हम हैं, सुप्रीम कोर्ट। कहा कि कैसे भैया हो, न्यायिक समीक्षा तो तुम्हारे पास है नहीं, कोई भी संविधान में संशोधन कर दिया जाए, पूरे के पूरे संविधान में संशोधन हो सकता है, कोई भी संशोधन कर दिया जाए, तुम समीक्षा तो कर ही नहीं सकते उसकी, तुम उसको खारिज कर नहीं सकते, उसमें सुधार कर नहीं सकते, तो किस बात के सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को लगा यार बात तो सही है ना, बात तो तुम सही कह रहे हो, ये बिल्कुल वही वाला है जैसे जामवंत हनुमान को याद दिलाते हैं, का चुप साध रहो बलवाना। अब बलवान एकदम से उठ गया, यार बलवान तो हम ही हैं। कहा कि देखो अब जिज्जी तो है ना जो खेला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वाले इस अनुच्छेद 368 के 5 के तहत हम इसमें नहीं कर सकते, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसको नहीं कर सकते, इसलिए पूरे में समीक्षा नहीं हो सकती, और इसको नहीं कर सकते मतलब इसकी भी समीक्षा नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये दोनों रीढ़ में वो क्या कहते हैं, कबाब में हड्डी फंस गई, है ना। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस वाले केस के तहत 368(4) और 368(5) कहा दोनों ही खारिज, कहा यही दोनों नहीं रहेंगे। सबसे पहले यही खत्म, ये दोनों खत्म, मतलब वो वाला मैटर खत्म। अब संविधान, पूरे संविधान में संशोधन फिर से नहीं हो सकता। आ गई बात, पूरे संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कुछ भी बताया नहीं, केवल सीधे कहा कि ये दोनों खत्म। समीक्षा कर सकता है, कहाँ कर सकता है, संशोधन हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, अभी भी किसी को कुछ नहीं पता है। मूल ढांचा क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। एक आदमी गए, 7 बैठे थे, कहा सुप्रीम कोर्ट से मिल के आते हैं, बातें करके आते हैं। तो उनका नाम था वामन राव। क्या नाम था? वामन राव। इन्होंने कर दिया भारत संघ के खिलाफ, इन्होंने भी केस कर दिया। किसके खिलाफ? भारत संघ के खिलाफ। अगले ही साल 1981 में, ठीक है ना। इसमें उन्होंने पूछा, कहा कि अच्छा ये बताओ, यहाँ से तो तुमने हटा दिया, पर ये बताओ क्या न्यायिक समीक्षा तुम कर सकते हो पूरे में? सही से बताना, है ना, ये वाली बातें नहीं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा तुम इसकी नहीं कर सकते। मान लिया ये वाला कानून खत्म कर दिया, अगर ये वाला तुमने कानून खत्म किया तो इसको खत्म करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये खत्म तो ये अपने आप खत्म, क्योंकि इसी का तो बात लिखी थी इसमें, है ना, बात तो उसी की लिखी। ये तो वैसा ही हो गई ना बात कि एक फोल्डर के अंदर कोई फाइल रखी हुई है, अब तुमने फोल्डर ही डिलीट कर दिया है तो फाइल अपने आप गई, या फिर फोल्डर डिलीट कर दो या फाइल डिलीट कर दो तो फोल्डर तो खाली वैसे भी है। अब अगर इसको हम डिलीट कर देते तो ये तो वैसे भी खाली हो जाता। तो तुमने न्यायिक समीक्षा तो खाली इसकी खत्म की है। ये बताओ क्या पूरा संविधान होगा उसमें पूरे में न्यायिक समीक्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर सकते हैं। कहा तो भैया 31B तो अभी भी जिंदा है। 31B जो हमने लिखा था पहले संविधान संशोधन 31B जोड़ा था, उसमें यही तो लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता।
कैसे? कल्याणकारी कानूनों के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार इतनी पुरानी बातें याद दिला रहे, हम तो भूल ही गए थे, बचपन की बातें 1951 की। कहा कि हाँ पुरानी बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो तुमको साफ साफ हम बता रहे हैं, एक ही बार में सुन लेना, बार बार यहाँ आना नहीं हमसे पूछने। सीधी बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट, हम मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट हर जगह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है? न्यायिक समीक्षा कर सकता है। सीधे सीधे बात बता दी, चाहे जहां हो, दुनिया भर में कहीं हो। तो कहा फिर ये आदमी जो था, कहा कि अच्छा बहुत सत्तारी किस्म का आदमी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को परेशान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि हर जगह हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। कह अच्छा ये बताओ, जब हर जगह कर सकते हो तो अनुच्छेद 19 जो अनुसूची 9 लिखी गई है, इसका तो टाइटल ही यही है कि इस अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, तो इसको भी खत्म कर दो। अब सुप्रीम कोर्ट चक्कर में पड़ गया कि अगर इसको खत्म कर देंगे तो इसके अंदर तो बहुत सारे कानून हैं, सारे कानून चले जाएंगे एकदम से, मतलब फंसा रहा सुप्रीम कोर्ट के आदमी। सुप्रीम कोर्ट चक्कर में पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसने कहा कि बताओ अच्छा क्या अनुसूची 9 में भी तुम न्यायिक समीक्षा कर सकते हो? नहीं हटा रहे तो कम से कम इसमें संशोधन करो, लाइन मिटाओ ऊपर वाली कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इसको स्पेशल केस के लिए जोड़ा ही इसलिए गया था कि न्यायिक समीक्षा ना की जा सके, क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जो जनरली जरूरी होते हैं, है ना। तो कहा कि इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको नहीं खत्म करेंगे। एक बात तुमको बता दे रहे हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं, अनुसूची 9 है, हम इसकी भी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि सीधी बात यह है कि हम पूरे के पूरे संविधान में न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, चाहे पहले का कोई कानून हो चाहे बाद का कोई कानून हो, हम सब में न्यायिक समीक्षा करेंगे। लेकिन अब जिज्जी इतना ज़्यादा मेहनत करके गई हैं तो जिज्जी के मेहनतों पे पानी नहीं फेरेंगे। इतना करे देते हैं कि केशवानंद भारती वाला केस जो आया था अब तक का सबसे बड़ा केस, उसका डिसीजन कब सुनाया? देखो उसी के उनको डेट बताई केवल, क्योंकि वो हाँ उसकी डेट क्या थी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973। कहा कि जिस दिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस का जो निर्णय सुनाया गया था, उस निर्णय से पहले के जितने कानून इस वाले अनुसूची में डाले गए हैं, इस डेट से पहले जो कानून अनुसूची 9 में डाले गए हैं, उन पे हम न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। जिज्जी ने बहुत मेहनत की उस चक्कर में, है ना। अब जिज्जी को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि जिज्जी आगे भी आ सकती हैं। हो सकता है जिज्जी आगे आ जाए फिर छेड़खानी करने लगे, तो शांति जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? तो पीछे के जितने कानून हो चुके हैं 24 अप्रैल 1973 से पहले अनुसूची 9 में रखे जा चुके हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। लेकिन इस डेट के बाद जितने कानून अनुसूची 9 में जोड़े जाएंगे, किसमें? अनुसूची 9 में जो जोड़े जाएंगे, उन कानूनों की समीक्षा हो सकती है। क्या हो सकती है? कानूनों की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सीधी बात यह है। तो अब बताओ तुम, पावर किसके पास ज़्यादा है? सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा है या संसद के पास ज़्यादा है? बताओ। दोनों के पास बराबर पावर है। देखो कैसे, संसद के पास पावर है अनुच्छेद 368, संसद के पास ये पावर है, इनके पास न्यायिक समीक्षा है। अब ये क्या करता है? कुछ भी संविधान में परिवर्तन कर देता है। सुप्रीम कोर्ट तो बाध्य है कि उसी संविधान के अकॉर्डिंग ही डिसीजन सुनाएगा। अब तुमने वही किताब में संशोधन कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसी में एक बात लिखी गई है कि न्यायिक समीक्षा कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से उस पर निर्णय सुना सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट सुना देता है। कोई बात पसंद नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट अपने सिरे से खारिज कर देता है, कहता ख़त्म। इसी समझ में आ रही बात है? तो इधर से ये ख़त्म करता है, उधर वो नया बना देता है, फिर ये नया बनता है, इधर ये फिर ख़त्म कर देता है, ये ख़त्म करता है, उधर वो नया। जिज्जी के साथ यही तो हुआ, जिज्जी यही तो कर रही थी। जिज्जी से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये बात कही कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी कानून आएंगे केवल उन्हीं में से न्यायिक समीक्षा करेंगे, उसके पहले वाले में ज़्यादा छिड़कानी नहीं करेंगे, है ना। जिज्जी का समझ लो एक प्रकार का भूत था, जिज्जी का भूत बाद में सुप्रीम कोर्ट पर तक हावी रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कि कुछ लोग होते हैं तुमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे होते हैं, बड़ा झगड़ा होता है, और फिर वो बाई चांस खत्म हो जाए, मर जाए किसी कारणवश, तो तुम बाद में भी डरते रहते हो कि यार अब तो भूत बन के परेशान करेगा, है ना, तो अब उसके काम में ज़्यादा उंगली नहीं करना है। तो जिज्जी वाला भूत है ये, सुप्रीम कोर्ट को डर अभी भी जिज्जी से लगता है, ठीक है ना, कि भूत बन के जिज्जी आ जाए फिर से संविधान में संशोधन कर दें। अगली बार में आधा ही संविधान बनाया था, अगली बार कह दें कि पूरा संविधान हम बना रहे हैं, है ना। अगली बार, पहली बार तो 42वां संविधान संशोधन किया तो लघु संविधान बनाया, अब फिर से विशाल संविधान बना दें,
ये वाला संविधान ही पूरा खत्म, इसमें का एक अनुच्छेद रखें, बाकी के सारे अनुच्छेद नहीं, है ना। ये वाला संविधान भी नहीं खत्म होगा और संविधान खत्म भी पूरा, है ना। तो जिज्जी का भूत था, है ना। जिज्जी से दुनिया डरती है, बड़े बड़े डर गए, अमेरिका डर के भाग गया यार। तो सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ है? तो जिज्जी जिज्जी है, जिज्जी ब्रांड है अपने आप में, ठीक है ना। तो तुम लोग महिलाएं लोग देखो, गर्व किया करो जिज्जी पे। जब भी एग्जाम्पल कुछ हुआ क्या तो जिज्जी का एग्जाम्पल दिया करो कि सुप्रीम कोर्ट की भी हवा जिससे खिसकती है वो है जिज्जी, जो नया संविधान लिख सकती हैं, जिस संविधान में लिखा गया मूल ढांचा नहीं हो सकता, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिज्जी पूरा का पूरा संविधान बदल सकते हैं, जिज्जी के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो जिज्जी जिज्जी हैं। जिज्जी कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। ये पूरा समझ में आया? अनुसूची 9 कोशिश की है पूरा अच्छे से समझाने की, आई होप समझ में भी आया होगा, है ना। समझ में आया? चलो छापो अच्छा।